कभी सोचा है कि एक देश की सरकार दूसरे से इतनी अलग क्यों होती है? भाई इसका सारा राज ना उनकी रूल बुक में छुपा होता है, जिसे हम कहते हैं संविधान। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एक देश की रूल बुक क्या होती है, फिर पावर आखिर किसके हाथ में होती है, राज्य एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं, और फिर इन सबको जोड़कर हम भारत के संविधान को समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि भारत का सिस्टम बाकी दुनिया से अलग क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी देश की ये जो रूल बुक होती है, ये बनती कैसे है। क्या ये रातों रात लिख दी जाती है या फिर इसे बनने में सदियां लग जाती हैं? अच्छा, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब हम कहते हैं अनरिटन संविधान तो लोगों को लगता है कि कुछ भी लिखा ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि ये कई चीजों का मिक्सचर होता है। कुछ लिखे हुए कानून, पुराने अदालती फैसले और हाँ, सालों से चली आ रही परंपराएं। तो फिर असली फर्क क्या है? देखिए, फर्क इस बात का है कि सबसे ऊपर कौन है। क्या एक अकेली लिखी हुई किताब जैसा भारत या अमेरिका में होता है, या फिर सदियों से चले आ रहे रीति रिवाज और अलग अलग ऐतिहासिक दस्तावेज जैसे ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा जो 1215 में लिखा गया था। ब्रिटेन में लेजिस्लेचर यानी संसद ज्यादा पावरफुल होती है, जबकि भारत जैसी जगहों पर लिखी हुई किताब यानी संविधान सबसे ऊपर है और इसलिए जुडिशियरी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ठीक है, तो रूल बुक की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर। पावर किसके पास है? मतलब सारी ताकत क्या एक ही जगह पर है या फिर इसे सेंटर और स्टेट्स के बीच बांटा गया है? इसे ऐसे समझते हैं, जो यूनिटरी सिस्टम है जहां सारी पावर सेंटर में होती हैं, वो एक बुलेट ट्रेन की तरह है। फैसले फटाफट होते हैं, खर्चा भी कम। लेकिन हो सकता है ये छोटे छोटे लोकल मुद्दों को नजरअंदाज कर दे। ये छोटे और कम डाइवर्सिटी वाले देशों जैसे ब्रिटेन या जापान के लिए अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ है फेडरल सिस्टम। यहां पावर बंटी होती है। ये बड़े और डाइवर्स देशों जैसे अमेरिका के लिए बेहतर है। लेकिन हाँ, इसमें फैसले धीमे होते हैं और सेंटर स्टेट में तनातनी भी हो सकती है। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर ये जो राज्य होते हैं ये एक देश के तौर पर एक साथ रहते कैसे हैं। क्या ये बस एक ढीली ढाली दोस्ती है, या कोई पक्का एग्रीमेंट, या फिर एक ऐसा बंधन है जो कभी टूट ही नहीं सकता? ये तीन नाम याद रखिएगा, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के शब्द नहीं हैं, बल्कि ये बताते हैं कि कोई देश कितना मजबूत या कितना कमजोर है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्फेडरेशन। ये सबसे ढीला रिश्ता है। सोचिए, ये कुछ दोस्तों का एक ग्रुप है जो साथ तो हैं, लेकिन कोई भी जब चाहे ग्रुप छोड़कर जा सकता है। यहां असली पावर राज्यों के पास ही रहती है और सेंटर बस नाम का होता है। इसके बाद आता है फेडरेशन। अब ये दोस्ती से एक कदम आगे है, समझिए एक शादी की तरह। यहां राज्य एक प्रॉपर एग्रीमेंट करके साथ आते हैं। अलग होना, हाँ, मुश्किल है। इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे डिवोर्स। पावर यहां सेंटर और स्टेट्स के बीच बंटी होती है। और आखिर में है यूनियन। ये सबसे मजबूत बंधन है। इसकी तुलना हमारे शरीर से की जा सकती है। क्या हाथ अपनी मर्जी से शरीर से अलग हो सकता है? नहीं। बस वैसे ही यूनियन में राज्य देश से कभी अलग नहीं हो सकते। ये एक अटूट अविभाज्य रिश्ता है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हुई होगी। एक तरफ है कन्फेडरेशन, जहां से निकलना बहुत आसान है। बीच में है फेडरेशन, जहां निकलना मुश्किल है, जैसे आज का अमेरिका। और सबसे आखिर में आता है यूनियन, जहां से निकलना नामुमकिन है। और भारत इसी कैटेगरी में आता है। यहां पावर सेंटर के पास ज्यादा होती है और राज्य अलग नहीं हो सकते। तो अब जब हम ये सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, कन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन, तो अब बड़ा सवाल यह है कि भारत इन सब में कहां फिट होता है। चलिए भारत के संविधान को डिकोड करते हैं। एक बहुत मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे केसी वेयर। उन्होंने भारत के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, क्वासी फेडरल, यानी अर्धसंघीय। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि भारत ना तो पूरी तरह से फेडरल है और ना ही पूरी तरह से यूनिटरी। ये दोनों का एक बड़ा ही अनोखा मिक्सचर है। कैसे? देखिए, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है तो भारत एक फेडरल देश की तरह काम करता है। पावर बंटी हुई है। सेंटर के पास अपने मुद्दे हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, और राज्यों के पास अपने जैसे पुलिस, खेतीबाड़ी। लेकिन जैसे ही देश में कोई नेशनल इमरजेंसी लगती है, मान लीजिए कोई युद्ध हो गया, तो संविधान में एक स्विच ऑन हो जाता है। सारी की सारी पावर राज्यों से निकलकर सेंटर के पास चली जाती है और पूरा देश एक यूनिटरी सिस्टम की तरह काम करने लगता है। यही वो लचीलापन है जो भारत के सिस्टम को खास बनाता है।
तो सवाल ये उठता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों? मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर क्यों बनाया? क्या ये कोई गलती थी? नहीं, ये एक बहुत सोचा समझा डिसीजन था। जरा उस समय के बारे में सोचिए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ये एक देश नहीं था, बल्कि 565 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। इन सबको एक साथ एक देश में जोड़ना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। अब सोचिए, अगर उस समय भारत को एक पक्का फेडरेशन बना दिया जाता, जैसे अमेरिका है, तो क्या होता? तो शायद इन रियासतों को ये हक मिल जाता कि वो जब चाहें देश से अलग हो सकते हैं, और ये देश की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इसी खतरे को टालने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत होशियारी से शब्दों का चुनाव किया। संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कहने का मतलब साफ था कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है और किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब साफ है, राज्य अपनी मर्जी से इस यूनियन को छोड़कर नहीं जा सकते। बात खत्म। तो चलिए फटाफट रीकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि संविधान लिखित या अलिखित हो सकते हैं। पावर या तो सेंट्रलाइज्ड हो सकती है यानी यूनिटरी, या फिर बंटी हुई हो सकती है यानी फेडरल। और देश 3 तरह से जुड़ते हैं: कमजोर कॉन्फेडरेशन, मजबूत फेडरेशन या अटूट यूनियन। और भारत इन सबका एक यूनिक मिक्स है, एक क्वाजी फेडरल यूनियन। ये कोई मजबूरी का नाम नहीं, बल्कि भारत जैसी विशाल डाइवर्सिटी को एक साथ रखने के लिए बनाया गया एक मास्टर स्ट्रोक था। और अंत में एक सवाल, अगर संविधान किसी देश की रूल बुक है तो उसे मजबूत क्या बनाता है? उसका कठोर होना या फिर जरूरत पड़ने पर उसका लचीला हो जाना?